इसके बाद नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। देखो, नीड और एडवांटेजेस दोनों अलग हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं मैनेजमेंट के केस में। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है, बहुत ध्यान से सुनो। जब मैं किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, देखो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कम लोग होते हैं, उसमें तो कोऑर्डिनेशन लाना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है, ज़्यादा लोग होंगे, उनके ज़्यादा लोग का होना का मतलब समझ लो, ज़्यादा लोग यानी ज़्यादा ओपिनियंस, उनके सबके डिफरेंट आउटलुक्स करने को, चीज़ों को देखने का अलग नज़रिया, आउटलुक डिफरेंट है। प्लस सब अपने आप को समझेंगे कि मुझे ज़्यादा आता है, प्लस सब चाहेंगे कि मेरी बाकी लोग सुने। तो इन सब की वजह से कोऑर्डिनेशन लाना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और झगड़े होंगे, जो कि ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। पहला, इंक्रीजिंग साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, कि आजकल साइज़ ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। स्पेशलाइजेशन, ये वही है कि हर एक बंदा अपने आप को स्पेशलिस्ट समझता है, और स्पेशलाइजेशन वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी आजकल हो ही चुकी है, क्योंकि सबको एक स्पेशलाइज्ड काम चाहिए। आजकल बेसिक काम से कोई मतलब नहीं रखता है, स्पेशलाइज्ड काम चाहिए। तो बिना कोऑर्डिनेशन के क्या स्पेशलाइज्ड काम हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। देन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ये वही है कि अगर मान लो, जैसे मैंने बोला, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो बोल रहा है कि भैया थोड़ी मार्केटिंग कम करो, क्योंकि फाइनेंस इतने नहीं दे सकती ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंस चाहेगा पैसे कम लगे, लेकिन मार्केटिंग या सेल्स वाले चाहेंगे कि मतलब सेल्स डिपार्टमेंट है, वो क्या चाहेगा, मार्केटिंग ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें तो सेल्स ज़्यादा हो जाएगी तो फ़ायदा उसका है। बट मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा फाइनेंस से आ रहा है। तो ऐसे मान लो दो डिपार्टमेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो क्लैश हो रहा है। ऐसे में हम ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखते हैं, और ये देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का किस चीज़ में फ़ायदा है। और ये कौन बताएगा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला तो बोलेगा नहीं, मेरे पास तो नहीं है पैसा, वो नहीं देगा। सेल्स वाला बोलेगा नहीं, मेरे को तो सेल करने के लिए मार्केटिंग की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन करेगा? फिर कोई थर्ड पर्सन को आना पड़ता है, जो कि न्यूट्रल एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, ताकि कोऑर्डिनेशन आ सके। इसलिए बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन यूजुअली जिन दो के बीच में करानी होती है, उनको नहीं, किसी तीसरे को बुलाना पड़ता है कि वो थर्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और वो फिर उसकी बात दोनों सुनते हैं, तो कोऑर्डिनेशन आता है। उसके बाद बोला डिफरेंट आउटलुक। देखो, अगेन यही, हर एक को चीज़ को देखने का नज़रिया सबका अलग है। जब नज़रिया अलग है, वो बोलेगा मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसे करना है। वो बोलेगा नहीं, मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसे करना है। दोनों का आउटलुक डिफरेंट है, चाहे दोनों सेम चीज़, ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा चाह रहे हैं, बट काम को करने का तरीका सबका अलग है। इसलिए वो दोनों के बीच में ऑब्वियसली हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूनिट्स, ये मैंने अभी तो जो थोड़ा हिंट दिया ना, जैसे जैसे दो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट जो है, वो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए। वो मटेरियल जब तक परचेज डिपार्टमेंट ला के नहीं देगा, तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक प्रोडक्शन कर नहीं देगा, तब तक वो सेल नहीं हो सकता। तो सब डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उन सब में कोऑर्डिनेशन हो। कि भाई मटेरियल तो आ नहीं रहा, उनसे कोऑर्डिनेशन उन्होंने कर नहीं रखा कि मुझे कब कितना मटेरियल चाहिए, कम्युनिकेशन कोई दे नहीं रखा उन्हें, यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो वेट करते रह जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन वो तो आएगा ही नहीं कभी परचेज वाला से मटेरियल, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कितना चाहिए, कब चाहिए, उन्होंने बताया ही नहीं है। क्योंकि तो ये सब आपस में लिंक्ड है चीज़ें, और ये तब आपका काम सही होगा जब ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन होगा उन डिपार्टमेंट्स के बीच में जिनकी हम बात कर रहे हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट्स, सेम चीज़, झगड़े किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, वो तब ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन का होना, नहीं तो वो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा। एम्पायर बिल्डिंग, देखो एम्पायर बिल्डिंग तब होती है जब कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, और मैं ये चलाऊँगा, मतलब मेरा राज चलेगा, भाई मुझे पता है, मेरी सुनो। ऐसा जब होता है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ इंपॉर्टेंट है। क्या पता कोई सही चीज़, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ बोल जाए और वो फ़ायदा कर सकती थी, बट क्योंकि एम्पायर बिल्डिंग हो रखी थी, तो एक का ही बस जिसने सुना उसी के पीछे सब चल दिए, और काम कम अच्छा होने के चांसेस हैं। देन पर्सनल जेलसीज या राइवलरीज, कोई दो ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जो जिनमें आपसी ही थोड़ी एक राइवलरी है,
तो वो क्यों बोलेंगे हम नहीं कोऑर्डिनेशन कर रहे, पहले वो मुझे क्यों नहीं, उसने क्यों नहीं मुझे कॉल किया पूछने के लिए, उसने मुझे क्यों नहीं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब पर्सनल कोई राइवलरी है तो कोई बहाना थोड़ी चाहिए फिर तो झगड़े का। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप होंगे, अगेन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये तो हो गया नीड की ज़रूरत कब पड़ेगी। उसके बाद हम कर रहे हैं एडवांटेजेस की, कोऑर्डिनेशन अगर हो गई उससे क्या फ़ायदे होंगे वो है। 5 दे रखे, देखो पहला है साइनर्जिक इफेक्ट। साइनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, देखो बोलते हैं ना 1 और 1 11 हो जाना। नॉर्मली अगर मान लो जिसमें बोल रहा हूँ कि एक बॉक्स है, ये एक और बॉक्स है, ए बंदा इस बॉक्स को मूव करने के लिए 1 घंटा लेगा और बी इस बॉक्स को मूव करने के लिए 1 घंटा लेगा। लेकिन मान लो दोनों इंडिविजुअली अगर कर रहे हैं तो टोटल 2 घंटे लग गए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ए और बी एक साथ इस बॉक्स को बहुत जल्दी उठा लेंगे और वो मूव कर लेंगे तो वो 10 मिनट में काम हो जाएगा, और फिर दोनों इस पहले पे आ जाएंगे तो टोटल 20 मिनट में काम हो गया, जो टोटल वो 1-2 घंटे ले रहे थे। इसको ही साइनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं कि जब दो लोग या दो ग्रुप्स या दो से भी ज़्यादा, मतलब इंडिविजुअली जो एफर्ट्स का सम टोटल है दैट इज़ लेस देन अगर वो ग्रुप में एक साथ वो काम कर रहे हैं, तो ये साइनर्जिक इफेक्ट, साइनर्जी बोलते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेशन अगर है तो कोऑर्डिनेशन करता क्या है, मैंने ये बताया ना, इंटीग्रेट कर देता है वो ग्रुप एफर्ट्स को, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो साइनर्जिक इफेक्ट का फ़ायदा हमें मिलता है कोऑर्डिनेशन से। ठीक है। इसके बाद है बेटर ह्यूमन रिलेशंस। ऑब्वियसली जैसे ये सारे जो थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और पर्सनल राइवलरीज हो सकता है ख़त्म हो जाए, प्लस जो आपस में लोग इंटरडिपेंडेंट हैं वो उनमें कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और जो नॉर्मल ह्यूमन रिलेशंस हैं आपस में वो अच्छे हो जाएंगे। बहुत बेसिक। ठीक है। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑब्वियसली यूनिटी ऑफ एक्शन, जब वो एक उसमें कोऑर्डिनेशन में चलेंगे तो एक डायरेक्शन में चल रहा है वो, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं, नॉर्मल एफर्ट्स नहीं है, कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मैंने पहले बता रखे, काम कंप्लीट होना। तो ऑब्वियसली अगर ग्रुप में इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हैं, काम जल्दी कंप्लीट होगा, काम इफ़ेक्टिव तरीके से होगा, तो वही ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। देन क्वांटिसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या है, देखो अभी मैंने बताया ना ऊपर एक फीचर भी था है सेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसका एसेंस है। क्यों बोलते हैं एसेंस, अभी हम पढ़ेंगे, नीचे पूरा एक टॉपिक आएगा इस पर। फिलहाल के लिए बस ये समझ लो कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है वो अभी हम पढ़ते हैं।